हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं PYQ। और ये है हमारा PYQ का पार्ट 4। पार्ट 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ चाइना एग्जीक्यूटिव। देखिए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए, इसमें पूछा है इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना एग्जीक्यूटिव। निम्नांकित में से कौन सा चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन हम देखते हैं इसके। फर्स्ट है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, सेकंड द स्टेट काउंसिल, थर्ड प्रेसिडेंट, फोर्थ द नेशनल काउंसिल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए। केंद्रीय सैनिक आयोग, राज्य परिषद, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परिषद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, राज्य परिषद। इंग्लिश में द स्टेट काउंसिल। तो चाइना एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या नहीं है, द स्टेट काउंसिल। अब इसको हम पॉजिटिव वे में देखते हैं, क्योंकि अभी तो हमसे नोट पूछा है तो हमने नोट निकाल दिया कि स्टेट काउंसिल नहीं है। लेकिन अगर ये पूछता कि इसमें कौन सा है, कौन कौन से हैं, ऑप्शन भी चेंज होते, तो आप इन तीनों को याद रखिए। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, प्रेसिडेंट, द नेशनल काउंसिल। आप नोट कर सकते हैं चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ विच नेशनल लेजिस्लेचर एक्ट्स ऑन नेशनल पार्लियामेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट एंड इवन लाइक सुप्रीम कोर्ट। किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती है। देखिए, ये क्या पूछा है कि स्टैंडिंग कमेटी जो कि सर्वोच्च न्यायालय जैसा काम करती है, वो कौन से मतलब कौन सी राष्ट्रीय संसद की है। तो इसमें देखिए, हाउस ऑफ कॉमन ऑफ कनाडा, फेडरल असेंबली ऑफ स्विट्जरलैंड, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 तीनों देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें चाइना की जो नेशनल पीपल ऑफ चाइना है, इसके बारे में ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय जैसा भी काम करती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। चाइना की राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आने वाली है, तो आप इसके बाद वाली क्लास को भी मिस मत करिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन। इट इज नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका संविधान में संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ओनली रिव्यू दैट द प्रोसीजर ऑफ वी फॉलो, नॉट द कंटेंट ऑफ द प्रोसीजर। उच्चतम न्यायालय केवल ये पुनरावलोकन करता है कि प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है, ना कि प्रक्रिया के सार तत्व का। थर्ड है हमारा द ब्रीफ साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइंड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। संविधान का संक्षिप्त रूप इस क्षेत्र को विस्तृत कर देता है। फोर्थ है हमारा द सुप्रीम कोर्ट अवॉइड रिव्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधनों के पुनरावलोकन की उपेक्षा करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। उच्चतम न्यायालय केवल ये पुनरावलोकन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, ना कि प्रक्रिया के सार तत्व का। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में ये इनकरेक्ट है। तो देखिए, अब इसमें आप दूसरे तरीके से इसे देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड क्या है। तो इसमें आप ये तीनों स्टेटमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए तो आप बना सकते हैं। वैसे मैं आपको तीनों पार्ट में बोली हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो जो स्टेटमेंट इनसे रिगार्डिंग ट्रू हैं तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए, ये हमने इनकरेक्ट तो निकाल दिया ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी जो है ये हमारे 1, 3, 4। देखिए, इट इज नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका संविधान में संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के संविधान में बताया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो संविधान में बताया ही नहीं है। और ये संक्षिप्त रूप से इसके क्षेत्र को विस्तृत कर देता है, ये भी है।
उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधनों के पुनरावलोकन की उपेक्षा करता है, तो ये भी है, यानी कि उसका रिव्यू करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा असर्शन एंड रीजन। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एम्फेसाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर। उदार संविधानवाद शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। रीजन है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर में लीड टू ऑटोक्रेसी। शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, देखिए, उदार संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है, तो ये गलत है। ए असत्य है। शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है, तो ये जो है ये सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ए असत्य किंतु आर सत्य, ऑप्शन नंबर 4। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट इज सॉवरन इन यूनाइटेड किंगडम। असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है कि यूनाइटेड किंगडम में संसद संप्रभु है। स्कोप एज वेल एज एक्सरसाइज ऑफ पार्लियामेंट पावर इज अनलिमिटेड। संसद की शक्ति का क्षेत्र और अभ्यास असीमित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, ये भी असर्शन और रीजन से रिलेटेड है, और इसका हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ए एवं आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या क्यों, क्योंकि यूनाइटेड यूके में जो है हमारी पार्लियामेंट सोवरन है, यानी कि संप्रभु है, और ये क्या करती है, संसद की शक्ति का क्षेत्र और अभ्यास इसमें क्या है, अनलिमिटेड है। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में सुपरमेसी किस चीज की है, कॉन्स्टिट्यूशन की। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट सुप्रीम है और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है हमारे पास, प्रीएम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडमेंट, द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल इज ऑफ सेकेंडरी इंपोर्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका जो है प्रीएम्बल संविधान का, वो संविधान का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। इंडिया हैज एडोप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकारा है। रीजन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द टाइटलर हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। भारत का राष्ट्रपति राज्य का नामधारी अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए ऑप्शन हमारे फिर से वही है। इसका राइट आंसर है हमारा, ए व आर दोनों एका के रूप में सत्य हैं। आर ए का सही विवेचन है, मीन आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि भारत ने संसदीय सरकार के स्वरूप को सरकारा है। हमारे यहाँ पर कैसी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री। तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट एक, प्रेसिडेंट हमारा सिर्फ नामधारी अध्यक्ष है, यानी कि नाम मात्र का, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हमारी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट है हमारा ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय। एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना की जा सकती है। ए रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ए रिजोल्यूशन ऑफ यूपीएससी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना की जा सकती है संसद के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सिविल सर्वेंट्स आर इंश्योर बाई। लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आर्टिकल 310, आर्टिकल 315, आर्टिकल 312, आर्टिकल 311। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, आर्टिकल 311 यानी कि 311।
लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा कौन से आर्टिकल में सुनिश्चित की गई है? तो आर्टिकल 311 में। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसमें दिया गया है हमारा लिस्ट 1 में है हमारे आर्टिकल और लिस्ट 2 में है कि इस आर्टिकल में क्या बोला गया है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब इसको हम मैच करते हैं। देखिए आर्टिकल 17, आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, मीन छुआछूत से। तो ए का थ्री हमारे दो ऑप्शन में है, यहाँ पर भी है और सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो इस तरीके से अभी हमें और देखना होगा। आर्टिकल 21 ए भी सभी को मालूम होगा कि राइट टू एजुकेशन। तो इस तरीके से सी का 4 हमारा थर्ड वाले में है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आप सबको पता होगा, राइट टू फ्रीडम। 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आर्टिकल आपको याद करने होंगे और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। हिंदी में भी इसको मैच कर देते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट। देखिए नोट पूछा है, नोट करेक्टली मैच। आर्टिकल 39A प्री लीगल एड, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 13 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, इसमें पूछा है कि आर्टिकल कौन सा मैच नहीं करता है। तो देखिए आपने डीपीएसपी अगर पढ़े होंगे और अगर आपको याद होंगे तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 39 में प्री लीगल एड की बात की गई है, आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात की गई है। क्योंकि आर्टिकल 40, देखिए आर्टिकल 40 में बोला गया है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 41 में सडनली राइट टू वर्क, यानी कि पहले पंचायत आएगी फिर उसके लिए काम आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 51 भी आपको याद होगा कि इसमें किस चीज़ को प्रमोट किया गया है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसलिए ये तीनों जो है हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड हैं और एकदम करेक्टली मैच्ड हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 13 है ये हमारा इसमें क्या है? नॉट करेक्टली मैच्ड। विधि के समक्ष समानता ये आर्टिकल 13 में नहीं है, क्योंकि ये स्टेट की डेफिनेशन देता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, which one of the following schedule of the constitution must be amendment if a new state of the Indian Union is to be created। देखिए यदि भारतीय संघ के अंतर्गत एक नवीन राज्य का निर्माण करना है तब संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। तो कौन सी अनुसूची से हमारा मतलब अगर हम किसी एक नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। क्योंकि अगर आपको अनुसूची के बारे में पता होगा तो सेकंड, फर्स्ट में हमारी टेरिटरी के बारे में बोला गया जहाँ से ये एक नवीन राज्य का निर्माण हो सकता है, और सेकंड में बोला गया है इमोलूमेंट के बारे में, थर्ड में बोला गया है अफर्मेशन के बारे में। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वर। संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का क्या देखते हैं? नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देखिए जिसने संविधान सभा के प्रारूप को बनाया वो सदस्य क्या थे? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस।
मीन विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल व आत्मा बताया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कौन से भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकार को हार्ट एंड सोल बोला है? तो ये बोला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, याद रखिएगा इसका आर्टिकल है 32। नेक्स्ट है हमारा, विच रेफरेंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेंस। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन सा विमेल है? एजुकेशन, कॉन्करेंट लिस्ट, इनकम टैक्स, कॉन्करेंट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ, स्टेट लिस्ट, सेंसस, यूनियन लिस्ट। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? इसमें इनकरेक्ट है हमारा इनकम टैक्स कॉन्करेंट लिस्ट। आयकर संवर्ती सूची में नहीं आता है। शिक्षा संवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 84, आर्टिकल 64। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा आर्टिकल 74। देखिए, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? वो करता है आर्टिकल 74, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर इन इंडिया। भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? तो वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आर्टिकल 356, आर्टिकल 357, आर्टिकल 60, आर्टिकल 354। तो इसका राइट आंसर है हमारा आर्टिकल 360। अब देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है। नेशनल 356 है, याद रखिएगा। सो 352। नेक्स्ट है हमारा, हु इज इम्पावर्ड टू समन द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, रिगार्डिंग जुडिशियरी इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। जहां तक न्यायपालिका का प्रश्न है, संविधान भारत का संविधान स्थापित करता है डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट, स्टेट फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज कोर्ट, नो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, आपने अगर न्यायपालिका पढ़ा होगा और आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तो हमारे इंडिया में कैसी जुडिशियरी है? इंटीग्रेटेड है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था। किसके अंडर आती है? सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर पैराडाइज। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि आरपीएससी ने इसको ड्रॉप किया था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिकली एश्योर द हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषता सुनिश्चित करता है? इंडिविजुअल और कलेक्टिविज्म के बीच कौन हार्मनी सामंजस्य को विशेषता सुनिश्चित करता है? तो ये करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्टेनिटी, बंधुत्व। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट ए और लिस्ट बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे रखा है और पर्सन होल्डिंग द ऑफिस दे रखा है, यानी कौन से पर्सन ने कौन सा ऑफिस संभाल रखा था। तो इसको आइए मैच करते हैं।
Speaker of the Constitution Assembly, Legislative, Vice President of the Constitution Assembly, Secretary of the Constitution Assembly, Advisor of the Constituent Assembly। इसको थोड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को हिंदी में भी दिखाई दे। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम इसको हिंदी में देखिए, संविधान सभा के स्पीकर कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के सचिव और संविधान सभा के सलाहकार। तो अगर आपको याद होगा कि सलाहकार, तो ये कौन थे सलाहकार, BN राव। डी का वन से दो जगह पर है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आया। अब हम और देखते हैं कि इसमें और कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीकर कौन थे, सभी को पता होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे हमारे BT कृष्णाचारी। और सचिव कौन थे, HV अयंगर। तो इस तरीके से ए का थ्री दो में है, बी का, एक मिनट फिर से मैच करते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। देखिए संविधान सभा के सलाहकार BN राव, ठीक है, डी का वन। तो स्पीकर कौन है, वासुदेव मावलंकर, ए का थ्री। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उपाध्यक्ष कौन है, BT कृष्णाचारी। तो सचिव कौन है, HV अयंगर। इस तरीके से इसका आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नांकित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, संसदीय सर्वोच्चता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय, युक्त वर्गीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, क्योंकि पार्लियामेंट्री, अभी जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन था उसमें बताया था, हमारे यहाँ पर सुपरमेसी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर क्या दिया है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहाँ पर है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। तो ये हमारा रोंग है। बाकी ये रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, रीजनेबल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तीनों जो है आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया में सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट है, इट इज पॉजिटिव मेंशन वाज इन द आर्टिकल 19(1). सेकेंड है हमारा, नो सॉरी ये क्या है जी, असर्शन एंड रीजन, 91 का F है। नाउ इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एज ए नेगेटिव राइट। हिंदी में देखिए, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सकारात्मक उल्लेख अनुच्छेद 19(1) के 4 में है। सेकेंड है, संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र एक नकारात्मक अधिकार के रूप में है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट व सेकंड दोनों ही सही हैं, तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राज्य नीति के निम्नांकित निदेशक तत्वों में कौन सा शब्दांश राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। Among the following directive principle of state policy, what is literally a constitutional obligation of the state? ऑप्शन है, लिविंग वेजेज ऑफ फॉर वर्कर, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, प्रोविटिंग द स्लॉटर ऑफ काउ एंड क्लाब, सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट पूछा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ये एक शब्दांश राज्य की एक ऐसी संवैधानिक बाध्यता है। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ये सारे DPSP हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन द वर्डिक्ट ऑफ विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज द एस्टेब्लिश्ड दैट द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट and directive principle of state policy is an essential feature of the basic structure of the constitution।
इसमें पूछा किस बात के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्थापित किया कि मूल अधिकारी एवं राज्य नीति निदेशक तत्वों के मध्य सामंजस्य व संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यावश्यक विशेषता। देखिए सिंपल सी बात है, मूल अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड इसमें केस पूछा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा पहले हम देखते हैं ऑप्शन बी, केरला एजुकेशन बिल केस 1958, गोरखनाथ केस 1967, केस वनंदन भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मिनर्वा मिल्स फॉर 1980। अब देखें क्वेश्चन नंबर, इसमें लिस्ट 1, लिस्ट ए और लिस्ट बी दे रखी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिरो की लैम्प है। इसमें देखिए सबसे पहले केस वनंदन भारती केस, इंदिरा नेहरू केस, रघुनाथ राव केस, एसआर बोम्बई केस। अब इसको हम मैच करते हैं, ठीक है, इसको मैच करते हैं। केस वनंदन आपको पता होगा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था ये। इंदिरा नेहरू केस के बारे में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ए का 2 हमारा कहाँ पर है, ए का 2 हमारा यहाँ पर, बी का 4 और सी का रघुनाथ राव केस हमारा यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, एसआर बॉम्बई केस फेडरलिज्म। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए हिंदी में देखिए केस वनंदन भारती संविधान की सर्वोच्चता से रिलेटेड था, ए का 2 आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। बी इंदिरा नेहरूवाद प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता थी। रघुनाथ राववाद हमारा कौन सा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एसआर बोम्बईवाद संघवाद से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, संवैधानिक संशोधन के संबंध में सही कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। करेक्ट पूछा है। फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मीन संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरस्स्थापित किया जा सकता है। सेकंड है इट कैन बी पास थ्रू वॉइस वोट, इसे ध्वनि मत से पारित किया जा सकता है। थर्ड है हमारा दैट इज दिस इज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पावर नॉट लेजिस्लेटिव पावर। मीन ये संसद की संविधायी शक्ति है, ना कि विधायी शक्ति। फोर्थ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस इफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरस्स्थापित किया जा सकता है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा। अब देखिए फर्स्ट हमारा सेकेंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर तो इजीली आ गया। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो इस ट्रिक को आप अप्लाई करिएगा कि पहले आप चेक करिएगा, आपको श्योर है आप कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में फर्स्ट ए की जगह पर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आधा आंसर पढ़ने के बाद ही आंसर कर दें, आप आंसर को पूरा पढ़िएगा जो भी स्टेटमेंट दिए रखे हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड हमारा क्या है, ये संसद की संविधायी शक्ति है, ना कि विधायी शक्ति। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द स्टेट लिस्ट इज सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। राज्य सूची की निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए कानून के अधीन है। एंसाइंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, प्रिजन्स, वेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा हिंदी में देखिए प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कारागार, गांव एवं द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक। ये राज्य सूची का है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल द पंचायत। सेकंड है हमारे यानी कि संविधान के भाग 9 का शीर्षक क्या है, पंचायत। सेकंड स्टेटमेंट है नथिंग इन दिस पार्ट सेल अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया रेफर्ड इन द आर्टिकल 244 एंड द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल।
देखिए सेकंड है हमारा, इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। देखिए संविधान के भाग 9 की बात की गई है जिसका शीर्षक है पंचायत, और इसमें यह बोला गया है कि जो अनुच्छेद 244 में मतलब दिए गए हैं शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, और जो दार्जिलिंग गोरखा और काउंसिल है उसमें ये जो है अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। इसका राइट आंसर है ए व दोनों सही है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब तक हमने ये आज के पार्ट को मिलाकर 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है ये, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।